नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। और अगर सच्ची, ईमानदार और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखना है तो आपसे केवल मेरी एक गुजारिश है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जानने वालों को भी बताएं कि इस चैनल को देखें। और कोशिश यही रहेगी कि बड़ी से बड़ी खबर, छोटी से छोटी डिटेल्स आपको आपके समक्ष रखूं ताकि आपको उससे फायदा मिले, और ऐसी खबरें खासकर जो कि आपको लेगेसी या कन्वेंशनल मीडिया पर नहीं मिलेंगी। एक बहुत बड़ी खबर के साथ इस समय मैं जुड़ी हुई हूं और वो खबर है वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक के हवाले से। इसके पहले भी केपी मलिक ने कई बड़ी खबरें की हैं, दैनिक भास्कर से भी जुड़े हुए हैं। आज उन्हीं से हम बातचीत करेंगे, लेकिन खबर मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि उनके हवाले से क्या खबर आ रही है। नीतीश कुमार 28 अक्टूबर को, केपी मलिक के हवाले से ये खबर आ रही है कि 28 अक्टूबर को, यानी कि ठीक 72 घंटे बाद, नीतीश कुमार ने पटना में एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है जिसमें कि सांसद, एमएलएज सब लोग रहेंगे। और पत्रकारों को यही बताया गया है कि वो रूटीन मीटिंग है, लेकिन केपी मलिक के सूत्र बता रहे हैं कि क्योंकि हाल में अभी जिस तरह से नीतीश की पार्टी को कमजोर करने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उनके अपने लोगों पर जांच एजेंसी इसका शिकंजा कस रही है, तो नीतीश, और ये भी खबर वो बता रहे हैं कि नीतीश अभी लगातार सारे विपक्षी दलों के टच में है, चाहे वो शरद पवार हो, चाहे तेजस्वी यादव हो, चाहे चिराग पासवान हो। यानी कि एक बड़े खबर की आहट आ रही है, और वो खबर ये है कि इस इमरजेंसी मीटिंग में नीतीश कुमार हो सकता है कि अपना पाला बदल ले, यानी कि एनडीए का साथ छोड़कर वो जो इंडिया गठबंधन है उसमें जा सकते हैं। केपी मलिक साहब ने ही कुछ दिन पहले या कुछ हफ्ते पहले एक बड़ी खबर ब्रेक की थी और उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी नीतीश कुमार से बात कर चुके हैं और ये बात हो चुकी है कि उनको पीएम का ऑफर दिया जाएगा राहुल गांधी द्वारा, और अब पूरा इंडिया गठबंधन उस प्लान को लेकर काम कर रहा है। और उसी कड़ी में अब ये जो इमरजेंसी मीटिंग 28 अक्टूबर को पटना में बुलाई है, तो शायद हो सकता है कि दिवाली के पहले पहले ऐसी आहट मिल रही है कि नीतीश कुमार अपना समर्थन बीजेपी या एनडीए से वापस ले सकते हैं। इस समय हमारे साथ केपी मलिक खुद हैं, और केपी मलिक साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। और सीधे जी आपकी खबर धन्यवाद। पर, जो आपकी खबर है कि 28 अक्टूबर को एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, तो क्या कुछ होने की संभावना है इस इमरजेंसी मीटिंग में सर? देखिए नीलू जी, हमें ये मीटिंग के मद्देनजर पहले आसपास के नजरिए को देखना होगा और पिछले कुछ दिनों से जिस घटनाएं हो रही हैं उनको हमें देखना होगा। आप देखें कि चंद्रबाबू नायडू से जैसे ही ईडी के केस खत्म हुए हैं, बिहार में हलचल शुरू हो गई। बिहार में नीतीश कुमार के जो करीबी थे, कुछ नौकरशाह थे, कुछ उनके विधायक, पूर्व मंत्री थे, उनके यहाँ ईडी के छापे की दोबारा से धड़धड़ाहट शुरू हो गई। कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। इसके अलावा फिर ये देखा गया कि नीतीश कुमार ने भी उनका पलटवार किया और कई लोगों पे एफआईआर की। जैसे आज की घटना मैंने आपको बताई कि अररिया से जो भाजपा के सांसद हैं प्रदीप सिंह, उनके ऊपर एफआईआर की गई कि वो तमाम रैलियों में, तमाम कार्यक्रमों में जो है सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और ये कहते हुए उनके ऊपर एफआईआर की गई है। और दूसरे जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन पे भी एफआईआर होने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आजकल प्रोग्राम में या जहां भी वो कार्यक्रमों में जा रहे हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग हो या कोई बहाना मिले एफआईआर करने का, तो नीतीश कुमार कहीं ना कहीं दबाव बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के भी वीडियो खंगाले जा रहे हैं, उन पे भी कोशिश है कि इनकी एफआईआर की जाए। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच तल्खी बढ़ चुकी है। दूसरा, अगर हम देखें, राहुल गांधी पिछले दिनों झारखंड गए थे। वहां पे रांची में उनकी मीटिंग तेजस्वी यादव से भी हुई थी और हेमंत सोरेन से भी उनकी मीटिंग हुई। और उसी दौरान चर्चा ये भी है कि जो संदेश राहुल गांधी की तरफ से गया है तेजस्वी यादव के माध्यम से, वो नीतीश कुमार तक भी पहुंचा है। उनको एक बार अपने जो पहले उन्होंने संदेश दिया था उस पर विचार करने के लिए कहा गया है। और राहुल गांधी की तरफ से साफ संदेश है कि आप आइए और आप जो है केंद्र में प्रधानमंत्री बनिए और इंडिया गठबंधन आपके साथ है। जिसका पहले भी इंडिकेशन शरद पवार और उद्धव ठाकरे की तरफ से भी जा चुका है। बाकी जितने एनडीए के लोग हैं, किसी को कोई इसमें ऐतराज नहीं है। पहले बताते थे कि ममता बनर्जी को थोड़ा बहुत ऐतराज था, लेकिन अब उनको भी कोई ऐतराज नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं पक चुकी है। तो इसलिए ये सारी जो घटनाएं हैं ये जताती हैं कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजें हो रही हैं।
इसके अलावा जो दूसरा मुझे सबसे बड़ा मामला दिखाई देता है उसमें यह है कि नीतीश कुमार की पार्टी आज इस कगार पे खड़ी है, अगर वो कुछ नहीं करेंगे तो पार्टी टूट सकती है, उनका अस्तित्व खत्म हो सकता है। तो उनको अपनी पार्टी को भी बचाना है, अपने अस्तित्व को भी बचाना है, तो उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का एक फैसला लेना बहुत ज़रूरी है। तो इसी के मद्देनज़र मुझे ये लगता है कि जो 28 तारीख को इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है, इसमें कोई बड़ा फैसला नीतीश कुमार ले सकते हैं। क्योंकि हमें ये देखना होगा कि नीतीश कुमार के कुछ साथी जो केंद्र में मंत्री भी हैं, वो बहुत कुछ कर नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। वो भले ही कुछ भी कहते रहें, लेकिन सबको पता है कि प्रधानमंत्री के दफ्तर से रिमोट के हिसाब से मंत्रालय चलते हैं और मंत्री चाह के भी कुछ नहीं कर पाते। और आज तक नीतीश कुमार को जितनी भी बातें कही गई, चाहे वो स्पेशल स्टेट का दर्जा हो, चाहे वो स्पेशल पैकेज हो, कुछ नीतीश कुमार को मिला नहीं है। और नीतीश कुमार को अब खोने के लिए कुछ नहीं है, तो इसलिए मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं और अपनी पार्टी को बचाना चाहते हैं और अपना अस्तित्व को बिहार में वो कायम रखना चाहते हैं। उसके मद्देनज़र मुझे लगता है इस मीटिंग में कोई बड़ा फैसला वो ले सकते हैं। जी। मलिक साहब, लेकिन जो 28 की बैठक है, 28 तारीख की, तो क्या उसमें कोई औपचारिक घोषणा वो करेंगे या फिर महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव हो जाएंगे, उसके बाद कोई औपचारिक घोषणा होगी? नहीं देखिए नीलू जी, मुझे नहीं लगता कि वो इतनी देर लगाएँगे कोई फैसला लेने में। नीतीश कुमार का जो इतिहास रहा है या उनका जो एक तरीका है कोई भी निर्णय लेने का, वो तुरंत निर्णय करते हैं। लेकिन हाँ, ये होता है कि जो लोग अंदाज़ा लगाते हैं उनके निर्णय का, कई बार उसके उलट भी उनका जो है निर्णय रहता है। अगर आप पिछले उनके कई सारे निर्णय देखेंगे, जब उन्होंने लालू यादव की पार्टी को छोड़ा था और वो एनडीए में आ गए थे, उससे पहले उन्होंने एनडीए को छोड़ा था, लालू के साथ जाके सरकार बना ली थी। तो इंडिकेशन कुछ और देते हैं, करते कुछ और हैं। लेकिन यहाँ पे इमरजेंसी मीटिंग बुलाना, वो मध्य महाराष्ट्र के इलेक्शन में तो अभी बहुत टाइम है, तो अगर उनको इतना ही रुकना था, तो इमरजेंसी मीटिंग क्यों बुलाते? 72 घंटों के अंदर इमरजेंसी मीटिंग बुलाना जताता है कि वो कोई ना कोई बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। और भले ही वो मीटिंग के तुरंत बाद घोषणा ना करें, 2 घंटे में, 3 घंटे में कोई निर्णय ले लें और तभी वो लोगों को बताएँ। और खुद ही निर्णय आपके सामने आ जाएगा अगर वो घोषणा करते हैं कि हम एनडीए से अपना समर्थन वापस लेते हैं, या और भी कुछ वो निर्णय ले सकते हैं कि हम जो है राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं लालू के साथ, या वो ये कह सकते हैं कि हम जो है राजभवन जा रहे हैं और हम सरकार को भंग करना चाहते हैं। कुछ भी निर्णय हो सकता है। इमरजेंसी मीटिंग जो बुलाई गई है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ वो नया इसमें करना चाहते हैं, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। जी। मलिक साहब, एक चीज और भी है जिसका आपने इंडिकेशन दिया है कि क्या ये सही बात है कि पिछले 15 से 20 दिनों में नीतीश कुमार की मीटिंग तेजस्वी यादव से, रेवंत रेड्डी से, चंद्रबाबू नायडू की मीटिंग रेवंत रेड्डी से, क्या ये सब जो मीटिंग्स का दौर है, ये क्या अभी हाल फिलहाल 15-20 दिनों में कुछ ज्यादा चला है और जिसको लेकर ये अटकलें बहुत ज्यादा तेज हो गई हैं कि हो सकता है कि मोदी की सरकार दिवाली के पहले ही गिर जाए? देखिए नीलू जी, अगर आप देखेंगे चंद्रबाबू नायडू और रेवंत रेड्डी के रिश्ते बहुत अच्छे हैं, क्योंकि वो आंध्र प्रदेश से ही आते हैं, बाद में तेलंगाना बना है। तो उनके दोनों के रिलेशन बहुत अच्छे हैं और हमारे सूत्र बताते हैं कि जब जब चंद्रबाबू नायडू दिल्ली आए हैं, तब तब रेवंत रेड्डी भी दिल्ली में आए हैं और उसी दिन वापस गए हैं, उसी दिन आए हैं। तो ये जताता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हो रही है। अब मेरे पास तो अपुष्ट सूत्रों से खबरें यहाँ तक हैं कि राहुल गांधी से भी रेवंत रेड्डी ने उनकी बातचीत कराई है। मीटिंग तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन बातचीत राहुल गांधी से उन्होंने अपने फोन से राहुल गांधी से और चंद्रबाबू नायडू की बात कराई है। और उसमें ये हुआ है कि अब चंद्रबाबू नायडू को जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार से मिलना था वो मिल चुका। इससे अधिक मुझे नहीं लगता कि उनको कुछ मिल पाएगा। उनके लगभग तमाम केस खत्म हो चुके हैं। कोई हो सकता है कुछ छोटे मोटे केस कुछ बचे हों, लेकिन जो जिसका असली खतरा ईडी वाले केस का था, वो उनसे केस वापस हो चुके हैं। तो अब उनके लिए कोई बहुत दिक्कत नहीं है। दूसरा कारण ये है कि केंद्र में उनका कोई बहुत ज्यादा अपना इंटरेस्ट रहता नहीं है। वो अपने आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, पूर्ण बहुमत की उनकी सरकार है, तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वो पाला बदलते हैं तो उनके मंत्री ज्यादा बन सकते हैं, वो ज्यादा कुछ केंद्र में दखल-अंदाजी कर सकते हैं, ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा। दूसरा, अगर हम नीतीश कुमार की तरफ भी देखें तो नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद का अगर उम्मीदवार बनाया जा रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ उनको कभी मिल नहीं सकती। भारतीय जनता पार्टी या एनडीए इससे बड़ा ऑफर उनको दे नहीं सकता। तो नीतीश कुमार के पास भी खोने को कुछ नहीं है।
तो इसलिए संभावनाएं देखी जा रही हैं कि इस मीटिंग में कोई इस तरह का फैसला हो और इसके पीछे पुरानी सारी रणनीति तैयार हो गई हो और उस रणनीति में शरद पवार भी हैं, उस उद्धव ठाकरे भी हैं, उस रणनीति में अखिलेश यादव भी हैं, उसमें तेजस्वी यादव भी हैं, तो सब लोग मिलजुल के अगर इस तरह की चीजें कर रहे हैं, तो ये संभावना की जा सकती है कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि ऐसा कुछ होना ही है। इससे आप बहुत देर तक दूर नहीं भाग सकते। देखिए, महाराष्ट्र चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के लोग भी शांत बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी कई लोग कुलमुला रहे हैं, जो 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार एमपी बने हैं। उनका कहना ये है, संगठन के अंदर वो मांग उठा रहे हैं कि हमें क्यों नहीं मंत्री बनाया जा रहा है? हमें क्यों नहीं पार्टी में जो है विशेष महत्वपूर्ण स्थान मिल रहा है, जबकि हम कई बार सांसद बने हैं। ऐसे-ऐसे सांसदों को मंत्री बनाया जो कभी क्षेत्र में गए नहीं, राज्यसभा से बने और 3-3 बार केंद्र में मंत्री हैं। तो वो सवाल अंदर भी उठ रहे हैं और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि आज तक भारतीय जनता पार्टी में मोदी जी ने संसदीय दल की मीटिंग नहीं हुई है। तो उस संसदीय दल की मीटिंग में भी सवाल उठेंगे, मोदी जी उससे भी कहीं न कहीं बच रहे हैं। तो अगर इस तरह की चीज होती है, तो महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद तो कुछ ना कुछ होना ही है, उससे पहले भी हो जाए, तो कोई अतिशयोक्ति इसमें नहीं होगी। जी। जी। बस एक आखिरी सवाल करूँगी मलिक साहब कि न बीजेपी जो हमेशा पेगासस इस्तेमाल करके और अपने विपक्षियों के जो विपक्षी दलों के जो मूवमेंट्स हैं उनको ट्रैक करती है। तो अगर इतनी बड़ी इमरजेंसी बैठक अगर नीतीश कुमार बुला रहे हैं और क्या उसका अंदाज़ा बीजेपी को नहीं होगा? क्या बीजेपी पहले से आगाह नहीं कर देगी अपने बाकी लोगों को? हो सकता है वो अपना प्लान बी तैयार कर ले इस बीच? इसमें नीलू जी बात ये है कि बीजेपी को हमसे और आपसे पहले से खबर है और इसी के चलते भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को दबाव में लेने के लिए उनके लोगों पे छापेमारी कर रही है। उनके जो करीबी लोग हैं, लगातार उनके ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के पास हमसे पहले से खबर है। और दूसरा, ये जो फोन रिकॉर्ड की बात हो, नजर रखने की बात हो, ये कोई भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, ये बात नहीं है। केंद्र में जिसकी भी सरकार होती है, जिस पार्टी की भी सरकार होती है, वो करते हैं। उनके पास सिस्टम होता है, उनके पास एजेंसियां होती हैं, तो उन तमाम एजेंसियों का प्रयोग इस तरह की चीजों में होता रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन इस सारी सूचना के बावजूद नीतीश कुमार इस तरह का फैसला लेंगे, मुझे ऐसी आशा है। चलिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। थैंक यू। जी, धन्यवाद।